प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता से। हमने इससे पूर्व वीडियो में विश्व के प्रमुख संविधानों के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड में अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज हम अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, अमेरिका की व्यवस्थापिका, उसे कांग्रेस कहा जाता है और इस कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा जो है उसे कांग्रेस का प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है, जबकि सीनेट है वो कांग्रेस का द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन कहलाता है। कांग्रेस के अंदर जो सीनेट, जो दूसरा सदन है, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहलाता है। विश्व में जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनके अंदर जो द्वितीय सदन है, उनमें सबसे शक्तिशाली यदि कोई द्वितीय सदन विश्व के अंदर है तो वो अमेरिका की सीनेट है। तो आज हम विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सीनेट है ये कांग्रेस का कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। इसका क्या नाम है? द्वितीय सदन, उच्च सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन, ये इसके नाम है। अब देखिए, सीनेट की सदस्य संख्या, सीनेट की सदस्य संख्या, सीनेट के अंदर जो सदस्य संख्या है वो 100 है। अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था। उस समय अमेरिका के अंदर 13 राज्य थे और संविधान का, अमेरिका का जो संविधान है उसके अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसके अंदर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी अमेरिका की सीनेट में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रत्येक राज्य है वो अमेरिका की सीनेट में 2 सदस्य चुन के भेजता है। इस तरह से अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो सदस्य संख्या इसकी 100 हो गई। प्रत्येक राज्य 2 सदस्य चुन के भेजता है। अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी राज्य को सीनेट में प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता और प्रत्येक राज्य, चाहे वो राज्य जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य हो या चाहे छोटा राज्य हो, प्रत्येक राज्य को 2 सदस्य हैं वो सीनेट के अंदर चुन के भेजने का अधिकार है। इस तरीके से अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं और इसकी सीनेट की सदस्य संख्या है वो 100 है और किसी भी राज्य को सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। तो संघीय शासन प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप अमेरिका के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि द्वितीय सदन में सभी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये संघीय शासन प्रणाली के अनुकूल है। विश्व में भारत के अंदर भी संघीय शासन प्रणाली है, परंतु यहाँ पे जो राज्यसभा है उसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यों को द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व दिया गया है, परंतु अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस तरीके से अमेरिका की सदस्य संख्या सीनेट की कितनी हो गई? 100। अब देखिए, सीनेट के सदस्यों की योग्यता, सीनेट के सदस्यों की योग्यता, चुनाव करने की क्या योग्यता है? तो संविधान के अंतर्गत क्या कहा गया है योग्यता के संदर्भ में? केवल 3 योग्यताएं बताई गई हैं मुख्य तौर पे। प्रथम योग्यता है वो है व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह व्यक्ति कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए और तीसरी योग्यता है कि उसने अपने जीवन के कुल 9 वर्ष, जीवन के कितने? कुल 9 वर्ष अमेरिका के अंदर उसने व्यतीत किए हो। 3 योग्यता हो गई। अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, प्रथम योग्यता। दूसरा 30 वर्ष न्यूनतम आयु, 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए और तीसरी योग्यता है 9 वर्ष तक अमेरिका के अंदर उसने
निवास किया हो, यानी यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है परंतु उसने अपने जीवन के 9 साल भी अमेरिका के अंदर व्यतीत नहीं किए तो उसे सीनेट का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 30 वर्ष की उसे न्यूनतम आयु प्राप्त होनी आवश्यक है। अन्य योग्यताओं का निर्धारण है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है। तो अमेरिका में अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, सीनेट का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और उसने अपने जीवन के 9 वर्ष अमेरिका के अंदर व्यतीत किए। भारत में भी जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, उसके अंदर 30 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है, परंतु भारत के अंदर कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है कि इतने वर्ष भारत में रहने वाला व्यक्ति ही राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तो सीनेट के सदस्य की योग्यता पे हमने जिक्र कर लिया। अब हम देखते हैं सीनेट की अवधि या कार्यकाल। सीनेट का कार्यकाल क्या है? तो अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस का जो दूसरा सदन है सीनेट, उसका जो कार्यकाल है वो स्थायी है, यानी अमेरिका की सीनेट है वो कांग्रेस का स्थायी सदन है, ये हमेशा बनी रहती है। पूरी सीनेट का एक साथ चुनाव नहीं होता, पूरी सीनेट एक साथ भंग नहीं होती। संविधान के अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका की जो सीनेट है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। तो सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु सीनेट कांग्रेस का स्थायी सदन है, वो एक साथ भंग नहीं की जा सकती और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं और सदस्यों को पुनः निर्वाचित होने का अधिकार है। सदस्य बहुत सारे सदस्य हैं, वो 25 से 30 वर्ष तक भी सीनेट के सदस्य बने रहते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था है वो भारत के अंदर है। भारत में भी राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, इसके भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और पूरी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की व्यवस्था है वो अमेरिका के अंदर की गई। अब हम इसकी सीनेट की गणपूर्ति के बारे में देखते हैं। गणपूर्ति क्या है सीनेट की? तो देखिए, गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है सीनेट की? 100 और इसका बहुमत इसकी गणपूर्ति है। बहुमत यानी 100 का बहुमत क्या होगा? 50 + 1 यानी 51 सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति होने पे ही सीनेट की कार्रवाई है वो प्रारंभ की जा सकती है। गणपूर्ति का मतलब होता है किसी सदन की कार्रवाई को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो उपस्थिति आवश्यक होती है उसे गणपूर्ति कहा जाता है। तो अमेरिका की जो सीनेट है उसकी कार्रवाई को शुरू करने के लिए उसका बहुमत होना आवश्यक है। सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, इसलिए इसका बहुमत 51 हुआ। 51 सदस्य यदि सीनेट में उपस्थित है तभी सीनेट की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। भारत के अंदर जो गणपूर्ति है वो कुल जो संसद के जो सदन है, दोनों सदन, उन दोनों सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है, 1/10 है। परंतु अमेरिका में गणपूर्ति है वो बहुमत है, भारत की तरह 1/10 नहीं है। भारत में लोकसभा की भी गणपूर्ति 1/10 है, राज्यसभा की भी गणपूर्ति 1/10 है और राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनकी गणपूर्ति भी 1/10 यहाँ निर्धारित की गई है। परंतु अमेरिका के दोनों सदनों की जो गणपूर्ति है, चाहे प्रतिनिधि सभा हो चाहे सीनेट हो, दोनों की गणपूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। अब अगली बात है इसका अधिवेशन। अधिवेशन देखिए, अधिवेशन के संदर्भ में ये समझना है हमें कि 1933 के अंदर अमेरिका के संविधान में 20वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1933 में अमेरिका के संविधान में 20वां संविधान संशोधन किया गया और इस 20वें संविधान संशोधन के द्वारा 1933 में ये व्यवस्था की गई कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उनके दोनों सदनों का जो अधिवेशन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का जो अधिवेशन है वो 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 3 जनवरी 1933 के अंदर अमेरिका के संविधान में 20वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वो 3 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा।
और ये अधिवेशन उस समय तक चलता रहेगा जब तक दोनों सदन यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदन आपसी किसी सहमति की तिथि को निश्चित नहीं करते। यानी जब तक दोनों सदन उस समय तक अधिवेशन चलेगा जब तक दोनों सदन किसी निर्धारित तिथि को अधिवेशन को समाप्त करने की घोषणा न करते। और यदि दोनों सदनों में अधिवेशन को समाप्त करने पर विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन समाप्त किया जाता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को कांग्रेस की विशेष अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार प्राप्त है। और भारत के अंदर जो अधिवेशन है आर्टिकल 85 के अंदर भारतीय संसद के अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है आर्टिकल 85 में कि दो अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 में ये भारत के संदर्भ में व्यवस्था है। और भारत की जो संसद है उसके अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। परंतु अमेरिका के अंदर ये तिथि निर्धारित कर दी गई है कि 3 जनवरी को अधिवेशन है वो प्रारंभ किया जाएगा। और ये अधिवेशन लगभग जुलाई तक चलता है। जुलाई के महीने में कोई तिथि निश्चित कर लेते हैं दोनों सदन समाप्ति की, उस दिन समाप्त हो जाता है। और यदि दोनों सदनों में अधिवेशन समाप्ति की तिथि पे विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित तिथि के ऊपर अधिवेशन है वो समाप्त कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सीनेट के अंदर जो पदाधिकारी कौन कौन पदाधिकारी है सीनेट के अंदर? पदाधिकारी देखिए सीनेट का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो वहां का उपराष्ट्रपति। सीनेट के पदाधिकारी के तौर पे वो सीनेट का क्या है? सभापति। सीनेट के अंदर एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदेन सभापति है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहता है वही व्यक्ति अमेरिका की सीनेट की अध्यक्षता करता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता, वो उसे पदेन रूप में ये पद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहेगा वही व्यक्ति सीनेट का पदेन सभापति रहेगा। इसलिए सीनेट के अंदर जब भी कोई मतदान होता है तो उपराष्ट्रपति उसमें भाग नहीं लेते हैं सभापति के तौर पे। परंतु जब सीनेट के अंदर किसी विधेयक के ऊपर टाई की स्थिति पैदा हो जाए यानी मत बराबर हो जाए किसी विधेयक के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने निर्णायक मत का सभापति के तौर पे उसे निर्णायक मत देने का उसे अधिकार दिया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होता है तो उस समय सीनेट की अध्यक्षता है वो सामयिक अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अमेरिका में एक सामयिक अध्यक्ष बनाया जाता है। जब अमेरिका का सभापति अनुपस्थित होता है यानी उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो सामयिक अध्यक्ष के द्वारा इसकी की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो यहाँ का सीनेट का पदेन सभापति होता है। सामान्यतया वो सीनेट के अंदर मतदान का प्रयोग नहीं करता, परंतु टाई की स्थिति में वो अपने मत का प्रयोग करता है। भारत में भी यही व्यवस्था है। भारत के संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। वो प्रथमतया मत नहीं करता, परंतु राज्यसभा में जब टाई की स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सीनेट की कार्य प्रणाली के संबंध में। अब देखिए सीनेट की कार्य प्रणाली के संबंध में एक शब्द है फिलिबस्टर। ये सीनेट की कार्य प्रणाली के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है फिलिबस्टर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार कि फिलिबस्टर क्या होता है। तो ये जो फिलिबस्टर है इसका मतलब है कि अमेरिका की जो सीनेट है उसमें सदस्यों के ऊपर बोलने का कोई नियंत्रण नहीं है। सीनेट की कार्रवाई के अंदर कोई भी सदस्य जब उसके बोलने का नंबर आता है तो उस समय सीनेट का सदस्य है वो कितने भी समय किसी विधेयक के ऊपर बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है। यानी सीनेट के सदस्यों को सीनेट के अंदर किसी भी विधेयक के ऊपर बोलने का कोई समय निर्धारित नहीं है और सीनेट का कोई भी सदस्य किसी विधेयक के ऊपर चाहे कितने भी समय तक वो बोल सकता है, उसे कहा जाता है फिलिबस्टर। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि सीनेट के अंदर किसी विधेयक के ऊपर गहन तरीके से विचार विमर्श किया जा सके
और विधेयक के प्रत्येक पहलू को अच्छी तरीके से समझा जा सके, सुना जा सके। इसे एक अच्छाई के तौर पे स्वीकार किया गया था, परंतु धीरे धीरे ये फिलिबस्टर है ये एक बुराई के रूप में तब्दील हो गया। कांग्रेस के कुछ हठधर्मी लोगों ने सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाने के लिए, सरकार के कार्यों में गतिरोध पैदा करने के लिए किसी विधेयक के ऊपर उन्होंने बहुत लंबे लंबे चर्चाएं की। किसी विधेयक के ऊपर उस विधेयक से संबंधित बातों के अलावा अन्य बातों के ऊपर भी वो बोलने लग जाते थे। अन्य जो अनावश्यक मुद्दे थे वो भी फिलिबस्टर के तौर पे, अधिकार के तौर पे वो उस सदन के अंदर उठाने लग जाते थे। तो इस व्यवस्था को अब नियंत्रित कर दिया गया। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि सदन के द्वारा किसी सदस्य का जो समय है वो बोलने से पहले ही निर्धारित किया जा सकता है और वो उस निर्धारित समय से अधिक नहीं बोल सकता। तो फिलिबस्टर का मतलब हुआ किसी विधेयक के ऊपर किसी सदस्य के द्वारा दिए जा रहे अनावश्यक लंबे लंबे जो भाषण है उनको फिलिबस्टर कहा जाता है। और वर्तमान समय में इसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। वर्तमान समय में अब इसके लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है, उस निर्धारित समय से अधिक कोई सदस्य है वो नहीं बोल सकता है। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम सीनेट की शक्तियों का अध्ययन करेंगे।